Hello, friends, and continuing in the series of taking up different sets of questions. In this set, we are taking up General Studies Paper 2 questions. 5 questions would be there, like in the previous discussions also. And all these questions are meant to arouse and to make us understand कि आखिर हम कहीं कुछ गलत अगर कर भी रहे हैं तो क्या है उसको ठीक करें और हम आगे बढ़ें और ऑब्जेक्टिविटी और हैप्पीनेस के साथ आइडियाज को लिंक करें. So you must be ready with your pen, pencils, and your mind and alertness so that you can bring the best. So the first question, Mansi, padhiye. Do you agree with the view that time has come to revisit the seventh schedule of Indian Constitution? Discuss. Discuss. तो व्यू भी मांग रहा है, डिस्कस करने को भी बोल रहा है. Seventh schedule reflects the federal nature of constitution which divides legislative subjects into 3 union state concurrent. ठीक बोला, लेकिन आप साथ में बता सकते थे कौन कब आया ये. मतलब सेवेंथ शेड्यूल जो है वो मतलब कब आएगा, मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से क्या पार्ट कैसे, मतलब जैसे आपने थोड़ा सा एक लाइन आप और दे सकते हैं. आई थिंक रेस्ट इज फाइन. या फिर Indian Constitution is a living document which has been amended as per the needs of the high. It will be difficult to say one appropriate time to revisit. नहीं नहीं, बजाय इसके आप ये कहिए कि सेवन शेड्यूल कहता क्या है. जो वो फेडरल नेचर की जो डिमांड है, जो बदलते हुए भारत की तस्वीर है, जो फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म, पंचायती राज, सारी चीजों की जो आप बात करते हो, वो सब का सब क्या जस्टिस हो पा रहा है सेवन के सब्जेक्ट से? तो इनके सब्जेक्ट्स पे लड़ाई करनी थी आप. जो तीन लिस्ट जिसकी आपने बात की, जैसे आपने एग्जांपल दिया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसने कुछ सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में कर दिया. तो क्यों किया, ये आपको सामने लाना पड़ेगा. या फिर कोई चीज वहीं क्यों छोड़ी हुई है वो लानी पड़ेगी. या आपको बात करना पड़ेगा कि नहीं भाई, हमारा इतना फ्लेक्सिबल है, रिविजिट करने की जरूरत नहीं है. जो ऑलरेडी हैं उन्हीं को हम ठीक से ज्यादा और पिन पॉइंटेड अप्रोच से, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से इंप्लीमेंट करें, तो आपका आंसर ट्रैक पे आ जाएगा. तो आपने अच्छा बताया कि एजुकेशन और फॉरेस्ट, ताकि पावर टू डिटरमाइन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स इन दो सब्जेक्ट्स इंप्रूविंग गुड गवर्नेंस. तो बताओ ना क्या हुआ. आपने बताया, ये बहुत अच्छा लिखा, दिस रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनईपी 2020 एंड पीएम श्री स्कूल्स. लेकिन आप और भी कुछ मसाला खींच के ला सकती थी जब गुफा में गई थी. सेवन शेड्यूल रिफ्लेक्ट्स रिजिड येट फ्लेक्सिबल नेचर लिखना चाहिए था रादर देन रिजिड. इट इज रिजिड येट फ्लेक्सिबल. अब आप क्या चाहते हो? एपिडेमिक्स है, पेंडेमिक है, हेल्थ है, पोस्टल सर्विसेज है, मैरीटाइम सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, न्यूज़पेपर सप्लाई है. हर चीज कायदे से सोचकर सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में है. या तो बताइए कि ये बदल के रख दीजिए भाई साहब, और या फिर ये नहीं लिख सकते आप रिजिड नेचर. अब क्वासी फेडरल इंडियन डेमोक्रेसी का जो नेचर है क्वासी फेडरल, वो इसलिए नहीं है कि हम रिजिड हैं, वो इसीलिए है कि हम इंडियन, इंडियन नेचर है वो, सर, हम इंडियन. हमेशा ये बोलते हैं कि क्वाजी फेडरल है तो देर इज मोर यूनिटरी बायस, फेडरलिज्म कम है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फेडरलिज्म की बिल्कुल बात आपने सही करी, कहा, मैंने हमारे rigidity- यहाँ यूनिटरी बायस है, लेकिन वो यूनिटरी बायस पॉजिटिव है. वी आर नॉट लाइक अमेरिकन कॉलोनीज. वी आर ए नेशन विच हैड बीन लिंक्ड विद ईच अदर सिंस टाइम इमेमोरियल. और ये सच है. गन्ना कहीं उग रहा है, मिल कहीं रहा है. गेहूं कहीं उग रहा है, मिल कहीं रहा है. खेतड़ी का माल हड़प्पा में मिल रहा है, धौलावीरा का माल कहीं मिल रहा है. तो आप कैसे कह रहे हो कि हम रिजिड हैं? हम रिजिड नहीं है, हम जुड़े हुए हैं. हिमालयाज ठीक की है। बात हो रही है तो भाई वेदास भी बात कर रहे हैं, सप्त सप्त रिवर की बात कर रहे हैं. भाई विंध्यास तक तो पहुंच ही गए थे बात करते करते. और संगम लिटरेचर भी बात तो कर ही रहा है. गंगा कोंडा चोलापुरम बात करते हैं ना कि मैं यहां तक पहुंचा, नर्मदा के तट तक पहुंचा. और हर्षवर्धन बोलता है मैं भी नीचे तक पहुंचा. और खारवेला में आपको भारतवर्ष मिल गया. तो हम रिजिड हैं because when you take the western standards, or when you take the standards which have been given by the modern western theorists, we are not rigid at all in that sense. So 100 subjects in union list, तो आपके हिसाब से नंबर का क्या है? 100 हो चाहे 200 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप बता नहीं पाए इसमें कुछ. आप दूसरा स्टेट लिस्ट हैज क्लोज टू तो 60. फिर चलिए मतलब आगे. कोशिश ये की कि सब्जेक्ट्स ज्यादा यूनियन लिस्ट में, तो इट रिफ्लेक्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द अब यूनियन. ये बताइए, जब बचपन में आप स्कूल जाती थी
तो मम्मी खाना बनाती थी, मम्मी टिफिन भरती थी, मम्मी नहलाती थी, मम्मी कपड़े पहनाती थी, मम्मी आपका सब कुछ पैक करके आपको रेडी करके स्कूल भेज दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर मम्मी के पास चली गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर तो आपके पास है, स्कूल में जाके आप क्या करोगे? सेंटर के पास जो सब्जेक्ट्स हैं, सेंटर उनको थोड़ी ना दिन रात उनको हाँक रहा है। उन चीजों की यूटिलिटी सारे के सारे स्टेट के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सारे स्टेट्स इक्वल नहीं है, ना फिजिकल टर्म्स में, ना ज्योग्राफिकल टर्म्स में, ना नेशनल, ना सिक्योरिटी टर्म्स में। सबकी डिमांड अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके विचार अलग हैं। ये तो इक्विटी का साइन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कहां से होगी? आप क्या चाहते हो कि राष्ट्र के जो आधारभूत चिन्ह और स्तंभ हैं वो राज्यों में बांट दिए जाएं? तो 100 सब्जेक्ट थोड़ी ना दिखा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। आप बात कीजिए कि सब्जेक्ट्स के अंदर जो बात है, चाहे फिर वो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो आपको क्या लगता है कि केरला आ जाएगा सीधा? केरला को चीफ मिनिस्टर को फोन करना चाहिए मोदी जी को कि जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी टेररिज्म कैसे खत्म किया जाए, तो कैसे करेंगे वो? या हम जो है नॉर्थ ईस्ट को ले आए। अब नॉर्थ ईस्ट में जब फेंसिंग की बात हो रही है, बर्मा की जो फेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, उससे आपकी नींद उड़ी? उससे आपकी नींद उड़ी? नहीं सर, मतलब केरला को उससे क्या फर्क पड़ेगा? केरला को उससे क्या फर्क पड़ेगा? यही है थ्योरी, थ्योरी सोच। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन सोच की बात करो तो 100% उसको भी फर्क पड़ना चाहिए, और आपको भी फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपको अभी वहां ले जाया जाए और 2 दिन का वहां पे ट्रेनिंग कैंप में रखा जाए और आपको रखा जाए कि गांव वाले कैसे आते जाते हैं, क्या किया जाए, फिर आप उसी पे रिसर्च बोलोगे मैं पीएचडी यहीं रह के करूंगी, तो ऐसा नहीं है। आई होप वी आर एबल टू गेट सम पॉइंट्स। The center has overriding power in concurrent list subjects. It is true, because as and when time arises, concurrent subjects, as and when time arises, according to rules, तब होगा ना सेंटर हावी। बात बात थोड़ी ना हो जाएगा। और रेजिडरी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ यूनियन, बिल्कुल सही बात है। लॉन्गेस्ट हमने कॉलोनियलिज्म झेला। हम कोई ना अर्जेंटीना थे, ना बोलीविया थे, ना कोलंबिया थे। हम पे रूल करने के लिए ब्रिटिश ने 50 तरीके के तामझाम लगाए। हजारों लोगों ने यहाँ ब्रिटिश ने जान दी हमें लूटने के चक्कर में, और 1000 तरीके की मिस्चीवियस एलिमेंट्स हमें सिखाए, फिर भी हम उनसे उभर के ऊपर हो गए। तो रेजिडरी पावर्स हमें पता है सेंटर के पास ही होनी चाहिए। रेजिडरी पावर स्टेट्स के पास देके क्या करेंगे? देयरफॉर रिविजिटिंग माइट इंपैक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। माइट इंपैक्ट? revisiting any of the schedule without any kind of explicit purpose is touching the basic structure of the constitution। ये आपको लिखना चाहिए। रिविजिट तो बहुत बड़ी बात है। सो आइडियल्स ऑफ फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, रिफॉर्म्स इन सिंक विद द पैरामेडिक नीड, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन लास्ट पॉइंट से पहले हमने वैसे इसको देख लिया। Highlighting the advantages of online dispute resolution mechanism for justice delivery, discuss challenges associated with its effective implementation in India। कितना बढ़िया क्वेश्चन। आई एम श्योर आप लोगों ने इससे जस्टिस किया हो। Online dispute resolution mechanism is means to achieve the end of due process of law, delivering quick and affordable justice to all sections of society, breaking the economic barriers and breaking all kind of fears which one has to go through while visiting all these premises of courts। ये वो देश है जहां पर मूवी बनती है गंगा जल और कोर्ट में ही गोली मारी जाती है। लोग कहते हैं केस भाई तू जीत जा, गोली मत मारियो। तो सिर्फ आपके ये लिखने से अफोर्डेबल क्विक जस्टिस आपने तो जो है ऐड दे दिया, ऐड हो गया ये 50-50 क्रैक जैक बिस्किट्स। ऐसा थोड़ा ना चलेगा। अचीविंग मोर इन लेस, रिजॉल्विंग जुडिशियल पेंडेंसी अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, जस्टिस डिलेड। बिल्कुल सही बात है। आप बोलिए कि जब वो रिले होगा, जब वो जो है पब्लिक डोमेन में केस होगा, तो पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया उसको देख रहा है। अपने आप में ये एक पॉजिटिव प्रेशर लेके आता है कि चीजों को ठीक से आगे बढ़ाया जाए। तारीख पे तारीख पे तारीख रोकी जा सकती है, क्योंकि अब सबको पता है कि तारीख नहीं रुकनी चाहिए। सो इट्स अकाउंटेबिलिटी, इट्स ट्रांसपेरेंसी। Resolving the issue of shoe leather cost for economically weaker section who give up on hope of justice, not just economically weaker,
मिडिल क्लास इंडिया भी, अपर क्लास को छोड़ के, जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी, उसके अलावा जस्टिस कहाँ है? आप बताइए। वीकर, और हम भी वीकर हैं भाई, बहुत वीक है। लास्ट माइल जस्टिस डिलीवरी, तो लाइए, लास्ट माइल का मतलब क्या है? कि भैया हेडक्वार्टर पहुंचने में, सुबह 9 बजे कोर्ट पहुंचने में, गांव से चलेंगे तो 4 बजे चलना पड़ेगा। 4 बजे चलेंगे तब तक 9 बजे पहुंचेंगे, तब तक तो जो है, और बीच में अगर टेम्पू खराब हो गया या बस पंचर हो गई तो उस दिन ना मिल पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लिखा आपने, बहुत बढ़िया एलिमेंट्स लाए, लेकिन आप उसमें खुद को नहीं ला पाए। पेपरलेस कोड, सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अनलाइक फाइलिंग ऑफ, वेरी गुड, आई लाइक दैट। तो उसका बताइए कि कैसे है थोड़ा सा और। करप्शन फ्री, ड्यू टू, करप्शन ही नहीं, सिर्फ मोरालिटी, मोरालिटी, जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, अभी ऑस्ट्रेलिया से एक इंडियन लेडी थी, वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, और वो जब ऑनलाइन आई तो जज को उसने कुछ ऐसे ही बोला, जैसे हमारे यहाँ गानों में होता है, और एक उन्होंने ऐसी कुछ प्यार से कुछ गाली दे दी, जैसे हम, जैसे भाई, ए साला, अपन को पता चला, ऐसा करके हम बोलते रहते हैं। तो उसने भी कुछ ऐसे ही बोल दिया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने उस पर एक डबल चार्ज और लगा दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उस पर लग चुका है। जब वो हिंदुस्तान आएगी, हिसाब किताब होगा। तो आप सोचिए जस्टिस कितना दूर तक, जजिस को भी कितना झेलना पड़ रहा है, झेलना पड़ता है, तो ना जज जज नहीं चाहता, जज को भी बहुत प्रेशर आता है। तो बहुत अच्छा आंसर लिखा, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ला सकते थे, किसी तहसील का नाम लिख सकते थे, किसी कोर्ट का नाम लिख सकते थे, उससे और जल्दी हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता। बाकी आपने अच्छा लिखा है। टेक्निकल नो हाउ है, डेटा अवेलेबिलिटी, डिजिटल डिवाइसेस, रोड ब्लॉक, भारत नेट प्रोजेक्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड फोर्जिंग, एनआईसी का नाम लाइए आप यहाँ पे। एनआईसी काम कर रहा है ना? सर्ट काम कर रहा है, पुणे में भी है। उसके बाद इसरो भी इसके लिए हेल्प कर रहा है। हमारे पास इतने सारे ऊपर वो सैटेलाइट का हम क्या करेंगे, अपना ही नहीं कर पाएंगे तो चैलेंजेस ये नहीं है, चैलेंजेस बिहेवियरल है। चैलेंजेस है कि हाई कोर्ट मान लें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस बात को इम्प्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से नहीं, वो चीज पे लेके आइए। और आपने जो ये बोला, चांसेस ऑफ डिजिटल सेंटर्स चार्जिंग हाई अमाउंट टू हेल्प एक्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर कैफे नेक्सस, दिस यू विल स्कोर मार्क्स, वेरी गुड पॉइंट। कैपेसिटी बिल्डिंग, टाइमली रीस्किलिंग, चलिए। जुडिशरी इज द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, नीड्स टू फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्म विद चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम्स। तो आपने इसको थर्ड पिलर बनाया, फर्स्ट पिलर क्या है? तो मतलब इस ऑर्डर में, सीक्वेंस में बोलते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी, फिर मीडिया बोलते हैं, थर्ड नहीं तो बोलते, ऐसे। वो थ्री पिलर्स बोलते हैं। आपने थ्री को थर्ड बना दिया। माँ थ्री से कहती है, मतलब हाय मेरे तीन पहले। बच्चे, हाय मेरे 3 बच्चे, मैं मर गई इनके लिए। और आपने कहा ये प्यारा ज्यादा है, ये कम प्यारा है, ये तीसरा वाला है। खुद ही आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी पर मार दिया। लेकिन मैं, पिलर्स तो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, एक भी पिलर नहीं तो होगा तो आपने फिर बोला थर्ड पिलर, तो गैप मतलब होते हैं। थर्ड पिलर से मैं क्यों मानूं? आप कहते वन ऑफ द पिलर्स, या फिर थर्ड पिलर हिरार्की में थर्ड पिलर थोड़ी है, वो तो काउंटिंग मैं में है नहीं सर। जानता, तो मैं क्यों मानूं? तो इसलिए तो थर्ड पिलर। पिलर, भाई, आप बाकी तो आप समझदार हैं, मैं क्या बताऊं। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, अब ये डिस्कशन में आएगा ना जब, तो आप सेशंस में डॉक्टर परवेज से प्रश्न उठाइएगा जब वो यहाँ पहुंचेंगे। अगर वो इससे ऊपर का लेवल ना ला पाए तो रोक दीजिएगा और कहिएगा गो बैक एंड प्रिपेयर एंड कम बैक। Despite the constitutional division of power, center-state disputes have been perennial feature of Indian democracy. India is an indestructible union of distributed states with unitary bias leads towards centralism, which is also important to maintain strength of democracy and federalism. बात तो आपकी सही है, लेकिन आप एक एलिमेंट और आगे जाते, क्यों डिस्प्यूट भी किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पस को आगे लाने के लिए हैं। डिस्प्यूट तो है, लेकिन वो डिस्प्यूट जो है, एक लाइन आपको लानी थी बस, बाकी तो आप सब ले आए, जो सब लोग लेके आएंगे वो लेके आते तो सेकंड हैं। हाफ में यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि चलिए वो देखिए, डिस्प्यूट भी इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रेंथ लाइन के ले लिए। आते, एक लाइन ले आते। फिजिकल डिवोल्यूशन ऑफ फंड, साउदर्न स्टेट्स फील पनिश्ड, ये आपने किस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया कि साउदर्न स्टेट्स फील पनिश्ड? तो आगे ये, लिखा है मैंने। नहीं तो आपको शब्दों का चयन और अच्छे से करना चाहिए।
ऐसा सिर्फ मीडिया कहती है, या आप इसको एविडेंस के साथ लिखो हमेशा ऐसी चीज। और बीइंग सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, अगर आपके एग्जामिनर मान लीजिए बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो आपका ये पढ़ के को नंबरों पे कंट्रोल कर देंगे। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन यानी भैंसों को तबेले में धक्का मारना था, तो साउथ ने मार दिया डंडा मार मार के, और बाकी नहीं मार पाए। आप शब्द देखो अपना, कंट्रोलिंग तो पॉपुलेशन, फिर इसको कंट्रोलिंग। कैसे रिफ्रेज करें? आप इसको बोलोगे कि इंडिया के जो लॉन्ग सर टर्म डेमोग्राफिक हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में साउथ ने डेवलप इन अंडर डेवलपमेंट या लेस डेवलपमेंट से डेवलप्ड की तरफ वो आगे बढ़े हैं। हाँ आशिक बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? इसमें कंट्रोलिंग पॉपुलेशन जगह लिख सकते हैं सक्सेसफुल इन फैमिली प्लानिंग, तो वो भी है, वो सिंपल। डेमोग्राफिक बोल दो, इतना बड़ा पंगा लेना क्यों है? पंगा क्यों लेना? चलिए आगे। शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू जीएसटी एंड इनएडिक्वेट कंपनसेशन अंडर सेस फंड ड्यू टू डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय कोविड-19, सबके लिए था ये। एडिंग अप फिस्कल प्रेशर्स, तो ये जो आपने बताया, ये मतलब कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आप ये भी तो बताइए इसके लिए सोल्यूशन क्या हो। सोल्यूशन भी तो हो रहे हैं, माल भी दिया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। रोल ऑफ गवर्नेंस, हाँ ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्टेट्स रूल्ड बाय अपोजिशन पार्टीज एलेज मिसयूज ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर पेंडिंग बिल्स फॉर 3 years, एंड ये ठीक है। therefore vendetta politics should remain separate part and not to be intermixed with governance which hamper, ये भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन जो पेरेनियल इश्यू हो तो आप लाए ही नहीं कोई भी। जो है ऊपर लाइए क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन मांग रहा था। तो क्योंकि वो स्पेसिफिकली वो सेंटर और स्टेट बोल रहा है, स्टेट और स्टेट होता तो और एरियाज मेरे देखो, माइंड में आ रहे थे। सेंटर और स्टेट में आप तीस्ता लेके आते, हमने बांग्लादेश से ट्रीटी कर ली थी, बंगाल लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गया, हम्म। ठीक है, वो भी लेके आ सकते थे आप अगर इशू की बात करें। तमिलनाडु की बात है तो आप श्रीलंकन जो तमिल्स की बात आती है वो लेके आते। तो इट्स ओके बट यू आर ट्राइंग ऑन ट्रैक, मूव फॉरवर्ड प्लीज। ऑल वीडियोज ऑन प्लीज। डू यू एग्री विद द व्यू दैट adopting a framework for lobbying will strengthen participative governance and ease of doing business in India? अब ये लॉबिंग क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है, तब आप इसके साथ चलो। अगर नहीं है पार्ट, नहीं सिलेबस का पार्ट है, तो आप इसको मार्जिनलाइज कर सकते हैं। प्रेजेंटली लॉबिंग इज viewed as part of chronic capitalism in India and as an unethical part to further capitalism area of concern डेवलपिंग क्या। अब आप बताओ, आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू एडीबी, क्या जा रहा है लिखने में, क्या करोगे वो सब चीजें हैं? ऐसा थोड़ी ना जब बर्थडे तुम्हारा होगा तो तुम उसके ऊपर केक पे लिखोगे माय नेम इज एडीबी। मम्मी पूछेगी क्या हुआ, ये कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक याद कर रहे हैं, थोड़ी ना होगा ऐसा। लिखो भाई, जो पता है लिख दो, डाल दो। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इज ड्रिवन ऑन वेलफेयर प्रिंसिपल। बात तो ठीक है, लेकिन लॉबिंग की बात आती है जब आती है गवर्नेंस और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करनी। द परसेप्शन दैट द एक्सेस that perception by the companies, MNCs, and perception by the real stakeholders that the rule of transactions and also rule of business are very corrupt, then you need a lobbier, कि आरएसएस लॉबी करेगा, स्वदेश जागरण मंच लॉबी करेगा, या फिर इंडियन ट्रेड मतलब आईटीयूसी लॉबी करेगी, या फिकी लॉबी करेगा, वो लॉबी है। जैसे अभी सम टाइम बैक वी ऑल नो कि ऑनलाइन गेमिंग को बिल्कुल एकदम वो जीएसटी लगा के खत्म कर दिया, वो लॉबी कर रहे हैं, वो बार बार जा रहे हैं एफएम के पास। अभी हमारे पेटीएम भैया जा रहे हैं। अब लेकिन पेटीएम भैया के लिए अगर मान लो पूरे के पूरे सब लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तो वो लॉबी कहलाएगी। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की एक लॉबी है ना? क्या समझे? ये थोड़ी हाँ ना जी सब। ये एसोसिएशन, उसको भी आप लॉबी, वो भी लॉबी है, लेकिन वो पॉजिटिव लॉबी। वो हर बात पे तो व्यू नहीं देती ना। ये सब आईएएस लोग डिसाइड किया है हम 2% ही लेगा बस, 2% तक कोई कानून नहीं। ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है, नो लॉबी। तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया क्या होता है, तुमने अपनी नहीं अच्छे से पुटअप नहीं की। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद द पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, इक्विटेबल रीजनल गवर्नमेंट टू फुलफिल सोशलिस्ट आइडियाज
वेलफेयर प्रिंसिपल, वेलफेयर आइडिया, जो ऊपर वेलफेयर है वो यहाँ आना चाहिए। अब इंडिया इज नॉट ए मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया अब कैसी इकोनॉमी है ये भी वर्ड सोच के डालना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी पहले थी, अब कहाँ मिक्स है, अब मिक्स नहीं ये बोल भी रहे। मिक्स ही बोलेंगे। मिक्स तो वैसे है, लेकिन सोचो यार, स्मार्ट, ब्रिंग न्यू इकोनॉमी, ब्रिंग न्यू आइडिया, वी हैव टू बी, कुछ तो करना पड़ेगा। लुक इनटू, वो इंडेक्स पूरा करो, तभी तो कह रहा हूँ सेकंड राउंड पे आओ फटाफट। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, बात हो रही थी लॉबी की, तुम उसको कहाँ ले गई, लेके तो अच्छा गई हो, तब लेकिन उसको तुमने नेगेटिव सेंस में इंटरप्रेट किया। फिलोसफिकल नेगेटिव सेंस में इंटरप्रेट ठीक किया है तो वो। लॉबिंग को मैंने नेगेटिव लेके एरियाज ऑफ अरे लेकिन कंसर्न क्वेश्चन तो पॉलिसी पे आना था ना। आप लॉबिंग की जरूरत क्यों पड़े, लॉबिंग में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लॉबिंग में जो करप्शन हटाना है, फोटोकॉपी ले लिया किसी मिडलमैन ने। कोई भी हमारे यहाँ पे रफाल से लेके बोफोर से लेकर, और कोई एक बंदूक भी जब बेची जाती है तो बीच में कोई ना कोई मिडलमैन लॉबी वाला होता है, फिर 20 साल तक उस पर केस चलता है। वो बात आनी चाहिए थी, उसको कैसे हटाओगे? इंडिजिनाइजेशन इसका एक है आंसर, लॉबी नहीं करना पड़ेगा, वो लाना था। क्योंकि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। आपने इसको मतलब अच्छा लिखा, लेकिन पेपर 2 कहाँ है? पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वो तो नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू मी फ्रेमवर्क फॉर लॉबिंग विद रिजल्ट इन सेलेक्टिव गवर्नेंस नॉट पार्टिसिपेशन। फ्रेमवर्क क्यों बनाएंगे, लॉबिंग तो ऑलरेडी चल रही है। सिंगल सब विंडो, ये क्वेश्चन एक्चुअली बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही बोल रहे हैं कि फ्रेमवर्क होना चाहिए कि नहीं नहीं लॉबिंग नहीं, के या लिए। तो आप बोलो, आप उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करो ना, कि भाई फ्रेमवर्क तू क्या बोल रहा है, फ्रेमवर्क तो हिंदुस्तान में लास्ट 7 साल से है, पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उस फ्रेमवर्क को तोड़ा गया है। ये क्यों नहीं बोला आपने? आपने ये नहीं बोला जो आपको बोलना चाहिए था, जिसके आप एक्सपर्ट हो। सिंगल विंडो पोर्टल टू अप्लाई एफडीआई, इंसेंटिव इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ये बहुत अच्छा लिखा लास्ट में आपने, जो मेजर्स टेकन में लिखा। ये मेजर टेकन के बाद लॉबी का तो मतलब ही बदल जाता है। तो आपने खुद के साथ जस्टिस नहीं किया। चलिए आगे। डिस्पाइट, खुश रहिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि पहले भी खुश थे, अभी भी खुश हैं, आगे भी खुश रहेंगे। खुशी आप हूँ खुश नहीं, सर, खुशी हूँ कहाँ सर। खुश? तब करुणा मैं तुम्हें ध्यान ध्यान, से। तुम्हारे उसको पिन करके करुणा तुम्हें ध्यान से, तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है सीसीटीवी कैमरा की तरह। माई पीपल आर वॉचिंग। Despite the government encouraging open source instead of proprietary tech for government applications, the true potential of free and open source software and digital platforms remain unrealized. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस। आगे आइए। आरोग्य सेतु ऐप, कोविन प्लेटफॉर्म फॉर्म्स द एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द। बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत बढ़िया ओपनिंग स्टेटमेंट, बहुत पावरफुल, बहुत ही लाइट। ओपन सोर्स बताया आपने, प्रोप्राइटरी बताया, लेकिन वो कह रहा है भाई कि जो ओपन सोर्स है उसका पोटेंशियल पूरा रियलाइज नहीं हुआ है, वहां फटाफट से आ जाओ। आपने, आपके ऊपर लिखते ही पता लग गया कि ये ओपन सोर्स क्या है। बस एक एग्जांपल दे देती, एक लाइन लिखती कि जो प्रोप्राइटरी टेक है वो एक्सेस नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। चलो आगे। यहां आपने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। Realizing the true potential of FOSS and digital platforms, frequent hackathon events, very good, promoting innovative industries ideas, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप कल्चर। अब इसकी जगह आप लिखते, जो आप लोग रोज पढ़ते भी हो, कि अमेजोन की तरह गवर्नमेंट ने भी एक ओपन नेटवर्क बनाया है ई कॉमर्स का, उस पर प्रमोट हो रहा है। सरकार ने अपने पीएसयूज और बाकी सबका माल वहीं से लेना शुरू किया है। दूसरा, सरकार ने कोविन जैसे को हर चीज से इंटीग्रेट करने की बात की है, सिर्फ कोरोना के टाइम से नहीं, उसको लंबे टाइम के यूज करने की बात है, और वो हो भी रहा है। तीसरा, आप बताओ कि ओपन सोर्स में जैसे जो कंज्यूमर या एफएसएसएआई है, इन्होंने ऐसी चीजें तैयार करने की बात की है जिससे पब्लिक, जैसे जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी है, मतलब ब्यूरो ऑफ वो जो है अपना इंडियन स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड्स है, तो वो सब भी लेके आती ना, वो थोड़ा प्रैक्टिकल ले आती, तो वो बस हो गया आंसर, पूरा गजब हो गया आंसर। पहले वाला पार्ट में ज्यादा दे दिया, वो जरूरत नहीं थी। और स्टार्टअप कल्चर और ये जो है आपने बोला तो अच्छा बोला, लेकिन और प्रैक्टिकल ला सकते हो, है एग्जांपल्स हैं। क्यों है अनरियलाइज्ड? वही अवेयरनेस नहीं है। पहली बात तो अवेयरनेस ही नहीं है, आपको खुद ही उस आंसर में नहीं है, तो आम जनता को क्या होगा? आम जनता जब करेगी, जब विश्वास होगा और वो उसको मानेगी। जैसे गवर्नमेंट ने रेलवे का टिकटिंग का किया, अब रेलवे टिकटिंग के लिए हो गया ना कि अब आपको दलाल भी गायब हो गए, अब तत्काल में भी दलाली रोकने की कोशिश की। तो ओपन सोर्स सॉफ्ट सॉफ्टवेयर तो सरकार कोशिश करती है, उसको चलना चाहिए, है ना? आपको वो लेके आना है, हेल्थ में लेके आओ, एजुकेशन में लेके आओ, इतना सारा स्वयं पोर्टल है। ये सब इतने सारे जो हमने पढ़े थे वो क्या है, वही सब है, ये सब चीजें वही तो है।
डू यू एग्री दैट द टाइम हैज कम टू, चलिए आगे चलिए सर, डील विद द यूनियन स्टेट सेंटर, चलिए चलिए, बट देयर इज नीड टू रिविजिट। अरे बाप रे, इन्होंने तो रिविजिट ही कर दिया। बोथ हैव पावर बट मोस्टली यूनियन लॉ prevail in case of conflict. It can be probably redundancy with time है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो नहीं कह सकते कि भाई redundancy with time जब होगा तब होगा। अभी से आप कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देयर इज नीड फॉर फोर्थ लिस्ट। हम तो चाह रहे हैं कम हो, आप एक और लिस्ट बना रहे हैं। वो क्या होगा उस लिस्ट में? अच्छा, आप लोकल बॉडीज की अलग लिस्ट ही बना रहे हैं? नहीं भाई, वो ऐसा कुछ मत कहिए जो भी संवैधानिक तौर पर किसी कमीशन ने, या फिर लिखिए कि एआरसी ने रिकमेंड किया, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया, तब आप फोर्थ लिस्ट बनवाओ। लिस्ट की क्या जरूरत है? काम होना चाहिए। डिजास्टर, लीकर एक्सेट्रा नॉट फाइंड मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट। अच्छा, ये क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट है, आप कैसे बोल रहे हैं डिजास्टर किसी लिस्ट में नहीं? 100% है। इंक्रोचमेंट पावर इज देयर व्हेन सेंट्रल फंड्स अलोकेटेड। नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस बनने की कोशिश ना कीजिए। ऐसा मत लिखिए। जो चीज कोई वैल्यू नहीं रखती, हमें विद इन द फ्रेमवर्क आंसर को करना है। आर्टिकल 262 has talked about relocation of fund for schemes in terms of centrally sponsored ratio is there। हाँ, आप बताइए कैसे इनोवेटिव उसको आप करोगे, वो बताओ आप। फिर देयरफॉर रिफॉर्मेटिव आइडिया, ये वो आपने जो बताया ठीक है, लेकिन नहीं, मतलब पहले क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि ट्रैक पे नहीं है ये। ऑनलाइन डिस्प्यूट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इनहैंस जस्टिस डिलीवरी, चलो ऊपर भी था। स्मॉल एंड मीडियम इश्यूज, कोई इशू स्मॉल नहीं होता। जस्टिस इज जस्टिस, उसको स्मॉल, मीडियम, अपर मीडियम, बेस्ट, इसमें मत डिवाइड कीजिए। अगर एक गरीब आदमी है, उसको 100 रुपए का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए वो 10 लाख के बराबर है। ये अपने मंदिर मस्तिष्क से हटा दीजिए कि स्मॉल और मीडियम। शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए, अन्यथा आम आदमी पार्टी की तरह आपको भी तकलीफ हो सकती है। कॉन्टेक्टलेस एंड अफोर्डेबल जस्टिस डिलीवरी, ठीक है चलो। ई कोर्ट इनिशिएटिव, चलो ठीक है। 24/7 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ब्रिंग स्टेक होल्डर्स। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी गुड। चैलेंज है अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, ये है चैलेंज। पर्सनल, अच्छा लेस पर्सनल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, हो सकता है, लेकिन वहां पे इंटरेक्शन क्या है? वहां तो अपनी बात रखनी है, दलील रखनी है। तो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर ओडीआर प्रोसीजर। ओडीआर, प्लीज कैन यू टेल व्हाट इज ओडीआर? So online dispute resolution. अच्छा, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फाइन। बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, इट मींस partiality is there. No partiality is no partiality as such. If the courts are practicing it, please, we can't say that. Lack of trust, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ, तो आपने तो पूरा प्रोसेस ही खत्म कर दिया। क्वेश्चन ही आउट ऑफ द वे हो गया, बात ही खत्म हो गई। जहां लैक ऑफ ट्रस्ट आ गया, ये चैलेंज थोड़ी ना। आप बोलिए कि उसको प्रमोट इस तरीके से अच्छे से किया जाए, बताया जाए। आप खुद पूरी जिंदगी ऑनलाइन डिस्कशन और काम करके आप उस मैकेनिज्म के लिए खुद लिख रहे हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिविजुअल। इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? और आप वो उस चीज के लिए कर रहे हैं जहां पे एविडेंस पेश किया जाएगा, जहां पे दलील दी जाएगी, और आपने लिख दिया लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्यूसल प्रोसीजर। अरे डिस्प्यूट है, उसको सुना जाएगा, समझा जाएगा। छाती थोड़ी ना फाड़नी है कि मेरी छाती देखिए कोर्ट। अरे एविडेंस तो वहां है ही, एविडेंस वहां रखा हुआ है, सब कुछ है, कोर्ट बात करेगा। जस्ट बल्कि और ज्यादा फास्ट है ये, और ज्यादा क्विक है, और ज्यादा इसमें पॉजिटिविटी है उस तरीके से। ओडीआर इज हेल्पफुल। तो आई थिंक यू ऑल मस्ट बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए आगे। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट हैज बीन ए पेरेनियल फीचर। तो क्या लिखा है इन्होंने? आर्टिकल 131 अच्छा बताया, चलो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करता है। बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म, क्लियर कट डिवीजन आर देयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हाँ बिल्कुल सही बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड। सी द वे शी हैड डन इट। हेल्थ बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, since then state was asked to bind with center guidelines. If state act is in violation of the direction, then there is going to be constitutional machinery breakdown. लेकिन बात बतानी है कि जहां पर डिस्प्यूट हो, ये डिस्प्यूट नहीं था, ये तो आपने पॉजिटिव वर्किंग बता दी। चलिए आगे।
द रिफ्लेक्ट डिस्प्यूट द पेरेनियल नेचर कोविड-19, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ऑटोनॉमी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल पावर, स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहिए, उससे हमारा आंसर और अच्छा निकल के आता है। डिबेट इज देयर, क्वाजी फेडरल, तो जनरल आइडियाज आए, बहुत बढ़िया लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक आइडियाज आर मिसिंग। सो यू टेकिंग अप द पार्ट 2 इन फ्यू मोमेंट्स। बी देयर, कीप योर माइंड open and sharp and be happy. Thank you very much. Hello friends, and in the part 2 of the discussion that was going on in our last interaction, you must have taken a good break, and then that's why we are just keeping up with the next answers. Let's see. क्या आप क्या विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। किसी भी देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि वह शासन गतिशील हो। बिल्कुल सही बात है। यही कारण रहा होगा कि भारत संविधान निर्माण संविधान को लचीला बनाए। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी शुरुआत की। चलिए, 1969 तमिलनाडु राज्य को अविष्ट शक्ति का देने की सिफारिश की गई। पंजाब द्वारा कहा गया कि केंद्र राज्य पर अपने अधिकार सीमित कर दे और शेष सभी शक्तियों को राज्य को दे दिया जाए। पश्चिम बंगाल 7वीं अनुसूची को दोबारा लिखा जाए, ये ऐसा बोला गया। देखो इन्होंने कितने प्रॉपरली तरीके से बताया। आई लाइक दैट। आई होप इन्होंने कहीं से देख के नहीं लिखा। 1983 में सरकारिया आयोग और 2002 में संविधान के कामकाज के समीक्षा राष्ट्रीय आयोग ने इन सभी बदलावों को करने से इनकार कर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। संघ और राज्य के बीच विभिन्न मुद्दे पर मतभेद है, लेकिन भारत का संविधान संघ की शक्तियों को प्रदान करने के साथ साथ राज्य के हितों का भी ध्यान रखता है। यही मैं आपसे कह रहा था पहले आंसर में, ये आपको लिखना है। अतः संघ पर भी अंकुश लगाता है, संविधान सबसे टॉप पर है। 7वीं अनुसूची में जरूरत के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं, विषयों को बढ़ाया घटाया गया है। शिक्षा, रेल, पुलिस जैसे अन्य विषयों को भी सूचियों में बदला गया है, किंतु पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत संघ शक्ति शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान अनुच्छेद में वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है। 7वीं अनुसूची राज्य और संघ में शक्तियों का बंटवारा करती है। बहुत अच्छे से पुटअप किया। मैं सभी ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पर जो हैं, सभी ऑनरेबल एस्पिरेंट से मैं बोलूंगा कि इस बात का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। वेरी गुड, वेल रिटन। न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र लोगों को रेखांकित करते हुए भारत में इसके प्रभावशाली कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र न्याय वितरण प्रणाली और लोगों को मुकदमे के बोझ से राहत देता है। देखिए पहले ही लाइन में रिलीफ मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया गया। हमने अपनी पुस्तक में चर्चा की थी, P2 थोड़े दिनों पहले औशिक ने मुझे याद दिलाया, पॉजिटिविटी, प्रैग्मेटिज्म। तो मैंने कहा हाँ भाई, बात तो तू ठीक कह रहा है। और भी यहाँ ऐसे लोग हैं जो उसकी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। शायद वो ज्यादा बिजी हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने उसको भूल गए। तो भारत में न्यायिक प्रणाली बाहरी कार्य दबाव जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। विभिन्न स्तरों के न्यायालयों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 27% मामलों में वृद्धि हुई इतने से इतने टाइम। प्रोजेक्ट ई कोर्ट अभी तक किसी ने नहीं लिखा, बताया कि वो क्या है। उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की, आप सब भी लिख सकते थे। न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ और पारदर्शी बनाया। इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम लिखने के बाद नंबर आएंगे 5 नंबर से ज्यादा आएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एकत्रित करते हुए पूरे देश में ई फाइलिंग की सुविधा बनाई। ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से अल्प महत्व और मध्यम महत्व के मामलों एक प्रणाली है जिसका अधिक प्रयोग कर हमें कोविड-19 महामारी में अधिक देखने को मिला। तो इन्होंने भी बताया, लेकिन इन्होंने सारी बात को बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से रखकर नंबर आ जाएंगे। अब मेरा बस प्रश्न यही है, हम पूछेंगे उनसे कि उन्होंने ये कैसे लिखा, कहाँ से देखा, ये क्या किया। तो राज्य और लागत प्रबंधन, लचीली प्रकृति, समझौता वार्ता, पहुंच की आसानी, संचारात्मक समस्याओं को उन्होंने चर्चा की, कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं की बात की, व्यवहारगत समस्याओं की उन्होंने बात की, मैंने आपसे बोला था। डिजिटल अवसंरचना की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव, निजता और गोपनीयता, स्टैंप शुल्क, ई स्टैंप प्रमाण पत्र, ये हैं जेन्युइन रीजन। तो विवाद हो सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने निजता और गोपनीयता को यहाँ लिख के छोड़ दिया, तो उससे फिर उसको पॉजिटिव लाइट से ही देखा जाए। सुधार की जहां तक बात है, डिजिटल अवसंरचना में वृद्धि, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, इंटरनेट मोबाइल को बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना, क्षमता निर्माण, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डाटा सुरक्षा बढ़ाना, निजता और गोपनीयता। ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत तरीके से पूर्ण है, पूरक है। तो दिव्या जी बताइए, ये कहाँ से लिखा, कहाँ से ये चेपा गया? सर पूरा हमने नहीं चेपा, कुछ चीजें हमें पता थी न्यूज़पेपर में,
ये जैसे जो ब्लॉकचेन का है या निजता और गोपनीयता प्राइवेसी की बात चलती रहती है, वो हमने लिखा। जो जस्टिस कॉल की बात थी वो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, वो लाइन हमें अच्छी लगी तो वो हमने उसके अकॉर्डिंग लिख के फिर खुद लिख दिया स्टार्ट। आपने वो? इसमें इस आंसर में ऐसा क्या था जो आपने देख के लिखा था? सर ये ई कोर्ट वाला था ना, जो स्टार्टिंग में एक दो पॉइंट जो आपने बोला था नहीं लिखा, वो नहीं पता था हमें, वो हमने देख के लिखा था। बाकी आपने चीजें फिर ई कोर्ट और इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड, ये नहीं पता था सर। ये 2 पॉइंट आपको नहीं पता थे? जी नहीं सर, ये नहीं पता था। इसके अलावा सारा आपने खुद लिखा है? जी सर, सारा खुद लिखा है सर, न्यूज़पेपर से पढ़ा था। इसमें हमें समझ नहीं आया, ई कोर्ट और इंटीग्रेटेड केस ये मत मैनेजमेंट तो ठीक है। भूलिएगा कि ये भी जी अभी सर। आप ई कोर्ट में ही आप गवाही दे रहे हैं। गवाही जी अगर सर। गलत साबित होती है तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लग सकता है। यस सर। तो आई रियली अप्रिशिएट अगेन, वंडरफुल एफर्ट, ग्रेट एफर्ट, ऑन ट्रैक। चलिए नेक्स्ट। शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बावजूद केंद्र राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता रहे। शक्तियों का विभाजन सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का, सही बात है, बैलेंस ऑफ पावर है हिंदुस्तान में, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, लेकिन चेक एंड बैलेंस अप्रोच है। अनुच्छेद 50, अनुसूची अनुसूची 7, अनुच्छेद 246, आप संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, शेड्यूल 7 आपने बता दिया। आपने बताया कि अवशिष्ट शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के किसी भी विषय जो संवर्धित सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, कानून बनाने का विशेष अधिकार है। इन सेंटर इज हैविंग द पावर्स। सर्वोच्च न्यायालय ने आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस के तहत संसद के संशोधन को स्वीकार किया। चलो मान लिया। जब किसी विशेष विषय के संबंध में तीनों सूचियों में ओवरलैपिंग होती है तो केंद्र, बिल्कुल ये बात पहले भी लिखी गई है, संवर्ती सूची में के विषयों पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, मगर संघ का फैसला, ये भी बात मान ली मैंने। तो एग्जाम्पल नहीं दिए आपने, और आपने मतलब और पीछे आंसर जो थे दोनों, पहला आंसर भी प्रैक्टिकल था। आई थिंक गुड अप्रोच, तो ऑल ऑफ यू आर कमिंग ऑन ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू दैट, दैट्स ऑल आई कैन से। चलिए आगे। लॉबिंग समूह अथवा व्यक्तियों द्वारा कानूनों, सरकार की नीतियों, और ये बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है पहला पैराग्राफ मानसी, दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। लॉबी को अगर हम दे देंगे तो हितधारक समूहों की गतिविधियों को सार्वजनिक डोमेन में लाया जा सकेगा। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, हाँ ये भी बात सही है, हो सकती है। सार्वजनिक नीति निर्माण के लिए वैधानिक चैनल का, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। निवेश संबंधी परिवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो इन्होंने मानसी ये अप्रोच वो ली जो थी इस बात को पॉजिटिव तौर पे रिवर्स करके, आपने उसको वैसे नहीं किया। तो आई थिंक यू शुड टेक अप द प्लस पॉइंट बोथ ऑफ यू फ्रॉम ईच अदर्स पेपर्स, क्योंकि आंचल ने तो ये आंसर नहीं लिखा था। Do you agree with the view? The time has come to revisit the 7th schedule of the Indian Constitution. चलिए, the quasi-federal character of the Indian state is seen from the division of list, union, state, and recurrent in 7th schedule. For revisiting the 7th schedule, use of concurrent list by the center to override state laws, e-commerce, telecommunication, discom. देखो proper तरीके से बताया। Agriculture under state leads need both state and center coordination. APMC, logistics and remuneration for farmers. Overlapping jurisdiction बहुत अच्छा point है, center and state. वाटर एंड इरिगेशन, एपीएमसी, बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, बीएसएफ, ज्यूरिसडिक्शन इंक्रीज करा, 50 किलोमीटर बढ़ाया पंजाब में। पंजाब का तो आई डोंट रिमेंबर, बंगाल में ऐसा किया है। कॉजिंग कंसर्न विद द पुलिस एंड लॉ ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, ईडी का आप एग्जांपल दे सकते हो। स्टेट सब्जेक्ट विद 7th शेड्यूल इंपैक्टिंग डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड लोकल बॉडीज, ऑन ट्रैक। रेशनलाइजेशन ऑफ लिस्ट शुड बी डन along with revisiting local body list, second ARC recommendation, such that there is more अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फेडरल। तो ये भी एक अप्रोच है, टोन डाउन अप्रोच थी, और ये अप्रोच भी ली जा सकती है। दिस अप्रोच इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड। हाईलाइटिंग द एडवांटेज ऑफ ओडीआर mechanism for justice delivery, discuss the challenges with its effective implementation in India. Online dispute redressal mechanism, crucial step, justice e-governance. अब इन्होंने देखिए, इनको याद था या जो भी है ये लेके आए। सीपी ग्राम, आरटीआई, एडीआर, उससे ही एक नंबर फालतू हो गया शुरू में। Advantages are huge. Now he is supporting it with confidence. Connecting deep interiors of India. PM Gram Net. Last mile connectivity. For Rawls Justice. अब ये ठीक है, चलेगा यहां तक। Transparency for justice delivery. Reducing backlog cases. चलिए, challenges associated with it. तो कोशिश की, अच्छा आंसर है, लाइट है। Digital divide between rural and urban areas. Basic infrastructure not available. Department executive excess expenditure on skilling on manpower.
ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, ये बिल्कुल सही बात है। साइबर क्राइम, फेक यूडीआर, बिल्कुल सही बोला। जमात्रा स्कैम, दस अडॉप्शन ऑफ ओडीआर विल शैल बी should be way ahead in urban areas. CCPA 2019 should be replicated rural and interiors and implementation of mobile court in Gram Panchayat. I think I like it. Wonderfully written, on track. Constitutional division of power between center and state is done via 7th schedule. Financial devolution अच्छा होता अगर आपके डॉक्टर परवेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनते हैं वो उनके भी आंसर आते, तो हमको थोड़ी सी, हमें जो है थोड़ी सी मदद मिलती। पर वो अपने विदेश दौरों पर हैं, अलग अलग कंट्रीज से उनके पास बुलावा आता है, वो जगह जगह जाते हैं, स्पीचेस देते हैं, तो शायद उन्हें समय लगेगा। टैक्सेशन 279A एंड देन इलेक्शन टू, आजकल वैसे वो वैलेंटाइन के नशे में डूबे हुए हैं, जैसा मुझे लास्ट चर्चा से उनसे ज्ञात हुआ था। राज्यसभा एंड लोकसभा, हाउएवर इंडिया सेंटर इज गिवन मोर पावर इन आर्टिकल 125 रेजिडेंट लिस्ट। अब थोड़ा ज्यादा यहाँ से फैल गया आंसर, मतलब इन्होंने ज्यादा उसको वो कर दिया, वो कनेक्टिविटी उनकी थोड़ी सी गायब हुई हल्की सी। therefore center state dispute is ongoing feature, constant accommodation of new ideas must be there. Center using article 1 and 2 to divide Andhra Pradesh into Telangana. I think I like the example. Industrial union, finance commission talking about less state share 41%, use of surcharge set by the center, borrowing ceiling। तो यानी नॉलेज अच्छी हो गई है, पॉइंट्स लेकिन थोड़े सिंपल रखने पड़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइंट से we have the we have the threat that our marks can be reduced. So you have to bring a very common man's approach with the idea intact of the key thing। जैसा आपने लिखा, ये आंसर भी बहुत पॉलिश्ड है, लेकिन थोड़ा हैवी है हल्का, लेकिन बाकी इसको हम ठीक कहेंगे। मराठा इन महाराष्ट्र, हरियाणा लोकल रिजर्वेशन, सेंटर टेक ऑन रिजर्वेशन, तो अच्छे एग्जांपल्स दिए, बहुत एग्जांपल्स दिए, बढ़िया दिया, दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लॉबिंग is influencing government for suitable policy making in USA, lobbying is regulated under law। बहुत अच्छी लाइन लिखी। adopting a framework will strengthen participatory governance, increase in transparency over who supports whom, बिल्कुल सही बोला। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, कॉर्पोरेट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस का पार्ट है। why which is opaque, now it would be open for public participation of civil society, pressure groups in decision making, thereby making policy more democratic। बिल्कुल ठीक बोला। common person could fund a campaign on important issue for highlighting on national platform। I think good ideas, very good ideas, लेकिन आप एग्जांपल लाइए। जैसे मैंने आपसे पहले बोला, सरकार ने इसके लिए काम किया। पॉलिटिकल पार्टीज restricted by FCRA, not covered by RTI, time consuming for political leaders। corporatization of parliament इन USA, गन लॉबी, फॉसिल फ्यूल, ये चैलेंजेस हैं, बिल्कुल सही बात है, कंसर्न्स हैं। चांसेस ऑफ पार्टिजनशिप बिल एंड पावर ऑफ स्टेट इन फ्यूचर। सो इंस्टेड ऑफ लॉबिंग वन शुड मेक वे फॉर प्रॉपर कंसल्टेशन, मैंडेटरी फॉर एवरी बिल फॉर participation democracy। I think I like the ideas, I like the points, they are very good। Despite the government encouraging open source instead of proprietary tech for government application, the true potential of free and open source software and digital platform remains unrealized। Example of open source tech, Indian stock आपने बोला, like कोविन, यूपीआई, रुपे, डीबीटी, बिल्कुल सही बोला। ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी आपने बताया, ठीक है, मानसी ने भी शुरू में बताया था। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डिजिटलाइजेशन, फास्टर फिनटेक अडॉप्शन, सॉफ्ट पावर इन इंडिया। फिर उसके बाद आपने बताया ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपने बताया इंसेंटिव टू ऐड ड्यू टू लैक ऑफ मोनेटाइजेशन, बिल्कुल जैसे ओएनडीसी का आपने बताया, वेरी गुड। नोवेल्टी इन टेक्नोलॉजीज is missing, it is mostly copy of existing framework, this is a very good point। slower adoption among users due to digital unawareness, cyber threat, I think on track। therefore in India is using several ways to increase adoption, free to use UPI, FTA, cyber security, I think on track, well effort, and also lot of juice and lot of ideas are very much visible, they are becoming more simple, readable, engaging and on track। couple of ideas I already shared। अब देखिए, 7th शेड्यूल इज द फेडरल एक्सेस, बस लगा दिया छक्का। अब फेडरल एक्सेस और नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब आप लिखते रहो कुछ भी, आर्टिकल पार्टिकल, ये वो, एक लाइन बोली, काम खत्म। कैन मूव लिटिल अप, और चलिए शुरू में चलिए, लिटिल डाउन, आई मीन टू से कम टू द क्वेश्चन। सो 3 लिस्ट फॉर स्मूथ गवर्नेंस, कीवर्ड इज स्मूथ। अब बताया, देखो तीनों लिस्ट बताई है,
लिस्ट वन सेंट्रल लिस्ट, मोर आइटम मोर इंपॉर्टेंट आइटम्स, डिजायर्ड यूनिफॉर्म। जहां आपने कहा कि भैया 100 है 100 है, ज्यादा हो गई, स्टेट लूट गए, उन्होंने बोला यूनिफॉर्मिटी आती है। लिस्ट टू स्टेट लिस्ट, डिजायर डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको पहले ही कहा, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर। और स्टेट 3 में कंकरेंट लिस्ट अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंटर, यूनिफॉर्मिटी प्लस डिजायरेबल। कितना बढ़िया बनाया। अब नीड टू रिविजिट है तो आइए चलिए। क्रिटिसिज्म है क्योंकि हम उसे क्वाजी फेडरल कहते हैं, केसी गोयर ने बोला है, क्योंकि सेंट्रल बायस है, बात आपने भी यही कही थी। लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज हाफ बेक्ड, ऐसा कहा जाता है, ये क्रिटिसिज्म है। सेकंड एआरसी ने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी, हमने तो नहीं रहा प्रिंसिपल ऑफ। लेकिन सेंटर ने स्टेट्स को पावर डिवॉल्व नहीं की, और इसीलिए स्टेट ने भी आज तक जो है पीआरआईज को भी पावर डिवॉल्व नहीं की। क्लैरिटी देखिए आप कॉन्सेप्ट में, अपने आप नंबर आएंगे। सो इमर्जिंग नेचर ऑफ क्राइसिस रिक्वायर्स ग्राउंड एफर्ट, यानी नीचे से ऊपर। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, कोविड क्राइसिस में आया, सेंट्रल मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल आया, मोर ऑटोनॉमी चाहिए थी। साइक्लोन एम्फ्लुएंजा का एग्जांपल भी दिया, देखिए। सम एरिया रिक्वायर राइज इन द रोल ऑफ सेंटर, नेशनल मिनिमम वेज, लॉ एंड ऑर्डर जो मैंने विदाउट बॉर्डर्स वाली बात की, डिजिटल की बात की। एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेटेड है, लेकिन कंफ्यूजन है कि मार्केट जो है वो तो कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है। एपीएमसी को आपने बना के छोड़ दिया। वे फॉरवर्ड क्या है, कमेटी बनाइए, रिकमेंडेशन ठीक से दीजिए, लॉ कमीशन, सेकंड एआरसी, नेशनल कमीशन फॉर रीवर्किंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाने की बात है, और इससे फेडरल बैलेंस और अच्छा हो जाएगा, जैसा एसआर बोम्मई केस में बोला गया। अब ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लिखा जो आपको भी नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं सोच में मीलों का अंतर आ गया, जबकि आपने ज्यादा फैक्ट्स लिखे, लेकिन यहाँ फैक्ट्स नहीं है, यहाँ विश्वास और सोच और एक एक एग्जाम्पल से ही सारा काम हो गया। चलिए आगे। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज ए वाइड एरिया। वाइड एरिया क्यों है, एक तो आपने लीगल बताया तो लीगल बता दिया, आईपीसी। अल्टरनेट है, यानी कि उसमें मीडिएशन होगा, प्लस एमिकेबल है, यानी एआई, बिग डाटा, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ये सारा जो है मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से हुआ। एडवांटेजेस क्या बोली, टाइमली रिट्रेसल, चैटबोट्स, कितना अच्छा एग्जांपल दिया, जोमेटो है, फटाफट से आप आदमी का बात करने की जरूरत नहीं है, चैटबोट बात करते हैं, तो आपने केस नंबर डाला, आपके पास आ गया भैया कब आएगा नंबर। इंश्योरिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस इज नॉट माउंटेड ओवर 4 करोड़, जो हमने भी लिखा है। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया की बात हमने भी की। ई दाखिल, जैसे हमने एग्जांपल दिया, इन्होंने ई दाखिल का एग्जांपल दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, समाधान की बात की। अब चैलेंजेस क्या है, रोल ऑफ EI एंड EQ इन डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय AI एल्गोरिथम। कितना बढ़िया बात, जज को आप हटा नहीं सकते कल को EI EQ के चक्कर। नॉट यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस, जैसे कंपटीशन डिस्प्यूट अगेंस्ट अमेजोन, अब ऑनलाइन थोड़ी ना हो जाएगा। सीरियस कंसर्न जो है ना, लॉ एजेंसीज को नहीं फ्लैग कर पाओगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हनी ट्रैपिंग, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ईयूज डिजिटल राइट, यूरोपियन यूनियन को उठा लाया यहाँ पर, ये उन्होंने बताया कि क्राइस्ट चर्च कॉल भी एक हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को ODR लेना चाहिए और चैलेंजेस को ठीक करना चाहिए। तो आई थिंक क्वालिटी के चक्कर में ये आंसर अपर लेवल पे जाएगा। फेडरल नेचर इंडिया का है, आर्टिकल 1 बताता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब डिस्प्यूट बिटवीन दीज यूनिट्स इज कॉमन, ठीक है भाई, हमने भी बोला, लेकिन हमने बताया, इन्होंने बता दिया, मैकेनिज्म बता दिए दुनिया भर के कि पेरेनियल तो है, लेकिन आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल है, आर्टिकल 262 रिवर वाटर डिस्प्यूट है, जोनल काउंसिल है, GST काउंसिल है। तो कहाँ रह गए, डिस्प्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारा मैकेनिज्म तो है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर वर्सेस 7th शेड्यूल हैज नॉट कंटेन्ड दिस एज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन यूनियन एंड रीजनल पार्टीज। वेस्ट बंगाल का नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था तीस्ता का, इन्होंने लिखा है, देखिए। टोपोग्राफी क्रिएट्स डिस्प्यूट्स, रिवर शेयरिंग, गोदावरी, सेंटर ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। फाइट फॉर स्पेशल कैटेगरी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए बिहार चिल्लाता रहता है। फेडरल इंक्रोचमेंट, GST की बात हो रही है, उसकी बात की इन्होंने। क्रिएशन ऑफ CBI, मैंने बोला ही था आपको, NIA चैलेंज कर दिया। सिक्योरिटी डिविजन्स है, सिक्योरिटी जैसे कि इनहेंसिंग ऑफ BSF एरिया इन पंजाब, आपने एग्जांपल दिया था। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज विद ड्यू टू डायस्पोरा, तमिल इलम डिमांड इन श्रीलंका। नीति आयोग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन इंश्योर हेल्दी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इंडिया, ऐसा करके खत्म कर दिया।
सो लॉबिंग हैज बीन एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म फॉर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी। हमने ही बोला ये बात। फॉर्मलाइज कीजिए चैनल को, स्ट्रीमलाइन कीजिए। मिल्क कोऑपरेशन देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, बिल्कुल किया था। अमूल अमूल सबसे बात की थी, आरसीपी डील से पहले सबसे बात की थी, और उसके बाद इंडिया बाहर हो गया उससे। प्रिवेंट रिसेंटमेंट फ्रॉम स्नोबॉलिंग, प्रोटेस्ट अगेंस्ट थ्री फार्म बिल, वो भी लॉबिंग एक तरीके से था, हमने डाला। डीप कनेक्ट बिटवीन लॉ मेकर्स एंड द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाएगा। ईज ऑफ इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स इन पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड पैनल्स होना चाहिए। नंदन निलकनी जैसे हैं डिजिटल पेमेंट में, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म, जो कि मानसी ने बताया शुरू में, कैन इमर्ज, वोरा कमेटी ने बोला, नेक्सस हो जाता है। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मसल पावर एंड मनी बढ़ जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड लो डिस्कशन ऑफ बिल्स को एड्रेस नहीं करता है, पीआरएस ने ऐसा बोला। बैकडोर नेगोशिएशंस में कीप पब्लिक इन द डार्क, बिल्कुल सही बात है। And lobbying is necessary for inclusivity of sectors of socio-economic polity, but the welfare approach cannot be sidelined. This can help us। उसमें फिर आजादी का अमृत महोत्सव घुसा दिया। तो आप सोचिए कि ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है आपके आंसर में, किसी में विकसित भारत ये वो कुछ नहीं आता, लेकिन उनके आंसर में आता है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की हमने बात की थी। इज इंपेरेटिव टू इंश्योर डेमोक्रेटिक एक्सेस इन डिजिटल एज। कितना बढ़िया पावर स्टेटमेंट डाला। कोविन ऐप, आरोग्य आपने भी डाला, उमंग डाला, ओएनडीसी डाला, डिजिटल लॉकर डाला, उसने भी एक गोला बनाया, सब बता दिया। येट क्यों है भाई, क्यों पोटेंशियल नहीं है? क्योंकि लार्ज कमर्शियल प्लेयर्स हैं। अमेजन जो है छोटे छोटे ऐप को खरीद लेते हैं। रिलेक्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एप्पल का आईओएस, वो क्यों नहीं उसको कर देता कॉमन? ई कॉमर्स बहुत आगे तक पहुंच गया है, एमएसएमई के कॉन्टेक्स्ट में बताया यहाँ पर। एज पर पीडब्ल्यूसी 80% स्टार्टअप फेल टू स्केल अप ड्यू टू लैक ऑफ डीप पॉकेट्स, पैसा ही नहीं है। डिजिटल अपार्थाइड इज बिकमिंग रियलिटी ड्यू टू डिजिटल डिवाइड। रियल टाइम अपडेट्स, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और होना चाहिए। द नीड ऑफ द आवर क्या है? ओएनडीसी को आप प्रमोट कीजिए, ओलिगोपोली खत्म कीजिए अमेजन और फ्लिपकार्ट की, फास्ट ट्रैक डिजिटल इंडिया बनाइए, भारत नेट बनाइए, ग्राम सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर को आगे बढ़ाइए, और इससे हम 5 ट्रिलियन नॉलेज इकोनॉमी को डिजिटल डेमोक्रेसी बनाने में कामयाब। धन्यवाद, आप मुझे सुनने आपने, आप बोर नहीं हुए होंगे, और अगर सोने लगे हैं तो हम कॉफी सेशन का ब्रेक ले सकते हैं। तो आंचल बताइए कि आप जो ये टॉपर और सब हमने जो लिखा और आपने नहीं लिखा, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा जो बाकी लिखना चाहिए था? सर जैसे जो रिकमेंडेशन होती है ना, वो जैसे एआरसी ने दिया, या फिर ये चीजें याद नहीं रहती इंस्टीट्यूशनल की, तो याद होंगी तो फिर वो सिर्फ उनकी बात तो याद रह जाती है, तो फिर उससे फिर वो क्रिटिसाइजेशन ज्यादा हो जाता है कई पॉइंट्स में। वो आपके हाथ में है क्रिटिसाइज करना, हम्म। तो सोचिए और लेके आइए। हम अपने मेमोरी लॉस के ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, हमें जिम्मेदारी खुद लेनी है। आपका क्या कहना है दिव्या? सर कनेक्ट करना है और एग्जांपल्स को लाने की कोशिश करनी है ताकि बात को इजीली कन्वे किया जा सके। और ब्रॉड पिक्चर देखता है टॉपर, ब्रॉड पिक्चर, बड़ी बात, जी और उसको जी भी सर। तरीके से वो आपको लेके आना पड़ेगा। आप सोचिएगा क्यों नहीं ला रहे। मानसी आप बताइए। तो पॉलिटी एरियाज में मेरे को थोड़ा लगता है कि और क्लैरिटी पे वर्क करना है मेरे को, मतलब हो माइन्यूट रहा और है। थोड़ा टॉपिक के बारे में, हाँ। हम्म। तो वहां पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। So we have to be quick. You have to be very, smart with the lectures, and then you can just have a glance through any of the standard books side by side, and that will be fine. इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, इन टर्म्स ऑफ जो डिबेटेबल टॉपिक्स है उस पे क्लैरिटी होना और इम्पोर्टेंट है। डिबेटेबल अभी आएंगे जब सेशंस को होगा, तो वहां देखना आप क्या उठाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक जैसे 7th शेड्यूल वाला जो था, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही लेसर नोन है, बहुत अननोन चीज उठा ली, सारी नोन थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। हमने तकरीबन उसके आसपास बात की है, और कंटेम्प्रेरी टॉपिक ही उठाए हैं। टॉपर के आंसर में भी कंटेम्प्रेरी है। तो आई थिंक मोर अवेयरनेस व्हेन वी आर डूइंग दैट, व्हेन यू आर डूइंग न्यूज़पेपर और व्हेन वी आर डूइंग द सेशन, वी हैव टू बी मोर अवेयर फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने यही बोला था। बाकी तो अब बाकी आप जज करेंगे कि मैंने पहले क्या बोला और क्या लास्ट में लिखा हुआ है, ये मैं तो नहीं बोल सकता। लेकिन वोरा कमेटी एक दो वर्ड बस एक्स्ट्रा थे, बाकी तो आपकी सोच होनी चाहिए। सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक समवेयर थिंकिंग और ज़्यादा अभी
ब्रॉड होगी हर आंसर के साथ, तो इट विल ब्रिंग मोर पॉजिटिव माइक्रो चेंजेस। वो आ भी रहे हैं, लेकिन वही है कि क्या लिखते हो आप, उससे एग्जामिनर पर्सनैलिटी और मार्क्स सब कुछ जज करने वाला है। दैट्स व्हाट आवर कंसर्न एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग अपॉन। सो आई एग्री विद यू सारे पॉइंट्स के लिए, लेकिन ठीक है। बट लेकिन जिस क्लैरिटी के साथ, जिस सिंप्लिसिटी के साथ, जैसे अब आपने भी लिखा, लेकिन जिससे जैसे कि अब वो जो अफोर्डेबिलिटी और एमिकेबल और जैसे जस्टिस का सिंपल सा बना दिया और बता दिया, अब इससे आसान तो ये तो आपको खुद करना चाहिए सब। मतलब ब्रिंगिंग, ट्राई ब्रिंगिंग नॉट द थिंग्स इन द वे दे आर इन योर माइंड, you try to bring things in your the way they are in your mind because you think like that. So that means thinking has to be changed further. Thinking change करोगे तो आर्टिकुलेशन भी चेंज होगा, उसके बिना आर्टिकुलेशन चेंज नहीं हो सकता। ये थोड़ी ना कि आप सोचते कैसे हो लिख कैसे और तरीके से दोगे, सोचना वैसे पड़ेगा। भाई हमने तो कुछ भी हमने लिख दिया था ऐसा कुछ भी, मतलब कि हमें बड़ा माइंडफुल होना चाहिए हम क्या लिख रहे हैं। टॉपर इज वेरी माइंडफुल, उसको क्लैरिटी है कि भाई कॉम्प्लेक्स केस नहीं हो पाएगा, ये लिखा है, लेकिन उसने छोटे केस को वो नहीं किया कि केस ही नहीं है। करुणा, कैन यू सी एवरीबडी बीइंग चेयरफुल? सर अभी तो स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। Oh my God, stressed हो रहे हैं। See, my person is beeping me that stress meter is rising up. No, 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 no. Karuna, do something, please. No stress must be there. कुछ तो होना चाहिए। So Karuna, you're gonna crack a joke. Please crack a joke so that everybody gets feel ease at ease. तो ऐसे तो कोई जोक नहीं आता मुझे। ये तो इंटरव्यू में ही पूछ लेते हैं ऐसे, जोक जोक आता नहीं, मतलब जोक खाना बनाने की तरह नहीं है। लोगों को आज तक मैंने सुना था चाय बनानी नहीं आती, मैं गोभी नहीं बनाने आती। आपने ये तो ना सुना है ऐसे जोक ना आता, ये तो पहली बार बोल रहे हो आप कोई दुनिया में। बताइए बताइए, 4 साल आप कॉलेज गए, 3 साल कॉलेज गए, आज तक इतना एक जोक तो सुना ही सकते हो। नहीं सर, ज्यादा नहीं गई मैं कॉलेज। ज्यादा कॉलेज नहीं गई? बेटी जी। बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा था, अब तो मतलब उसका नई जनरेशन, आप कॉलेज नहीं गए? ये आपने मतलब जोक ना सुनाने के लिए कॉलेज ही जाना आपने कैंसिल करा दिया अपना, ये बहुत बड़ा जोक है। दिस इटसेल्फ इज ए जोक। ओह दिस वाज ए प्रैंक। मतलब आपने बीटेक कर लिया है इतने बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, और आप कह रहे हैं मैं ज्यादा कॉलेज नहीं गई। सुन लिया तो किसी ने। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ज्यादा कॉलेज जाएगा वही जोक सुनाएगा? जी सर, ऐसा यानी नहीं। जो कॉलेज नहीं जाएगा वो जोक नहीं सुनाएगा? नहीं, बिल्कुल सुना देंगे सर। नेक्स्ट टाइम तैयार रहिएगा, कर जी। लीजिएगा जब तक तैयार। ठीक है। Yes, Mr. Ashik, please tell me what your takeaway with respect to the topper's answer. And I think all have written wonderfully. All of you have written wonderfully. But then the gap and the Galwan Valley that we see, we have to always capture and keep in control. And we have to move forward, not just with the Galwan Valley, with the further point also, जो आजकल तो न्यूज में नहीं है, तो उसको आप कैसे सोचते हैं, कैसे क्या किया जाए, बताइए। सर जैसे जैसे मेरा PSAR सामने आएगा वैसे वैसे इसमें भी चेंजेस आएगा, क्योंकि सर उसमें जो सर थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, हम्म। कि मैं भी सिंपल कर रहा हूँ वो भी सिंपल है, लेकिन जो लिखने का तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मूथ गवर्नेंस, हम लोग ई गवर्नेंस हमेशा लिखते हैं, तो स्मूथ वर्ड लाना, ऐसे पे फोकस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास। वो छोड़िए, पहले में ही देखिए आप क्या लिखा था मानसी। 7th शेड्यूल के पहले लाइन में क्या वर्ड था? फेडरल एक्सेस। तो मानसी बोलते हैं हाँ, ना, मानसी, एक्सिस। फेडरल एक्सेस। एक्सिस था, हाँ हम जी जैसे सर, लिखते हैं फेडरल क्वाजी एक्ट। फेडरल लिखते हैं, तो जो वर्ड प्ले है ये जब आएगा सर, जब आप डरेंगे नहीं लिखने से। मैं अब डरने का जब बात आप नहीं है, डरेंगे नहीं। नहीं ये भी डरने का बात नहीं है सर, ये थोड़ा सा आप डायरेक्टली लिखोगे, एक सेकंड में नहीं कॉन्फिडेंस। सोचोगे कि हाँ कॉन्फिडेंस है कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फेडरल ऐसे कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन गलत तो हो ही रहा है। अरे जब आप लिख रहे हो ऊट लेकिन पटांग कुछ भी, आप कह रहे हो ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है, गलत तो ऑलरेडी हो गया, 0 नंबर मिलेगा, वो 0 हो गया, वो गलत तो ऑलरेडी है ही। लेकिन ये जैसे आप लिखा, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल एक्सेस, है ना, ये लिखा था ना। हाँ
क्या लिखा था दिव्या? प्रिंसिपल नहीं सर, मतलब 7 schedule acts as a federal axis. हाँ, जो भी है मतलब ठीक है, अच्छा है ना, मतलब बात ये देखो कैसे जोड़ा उसको, फेडरल एक्सिस तो हो ही गया, साइकिल के एक्सिस की तरह सोचो, कैसे भी सोचो सबको जोड़ रहा है वो। हाँ सर। सो अप्रिशिएटेड। सो करूँ ना, 5 मिनट पहले जब मैंने आपसे स्ट्रेसोमीटर देखने को बोला था, आप कम है कि ज्यादा है पहले से? सर कम है। कम हो रहा है। यू शुड ऑल थैंक आवर स्ट्रेस, स्ट्रेस जैसे कहते हैं, जैसे वेदरमैन होता है, तो करुणा इज आवर स्ट्रेस मैन, जो पोल्यूशन की तरह स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं ये, और देखते हैं, और अगली बार ये जोक भी सुनाएंगे। तो विशिंग ऑल बिल्कुल। ऑफ यू, thank you very much, and I'm sure we're going to become best versions of not just of ourselves, but what is required. Thank you. Get back for any clarification, feedback, or any kind of issues. Always. Thank you. All the best.